वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग 11th केमिस्ट्री का फुल सिलेबस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं मेगा रिवीजन प्रोग्राम में। इसका भी पैटर्न सेम रहेगा जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। इसमें भी 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप या MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसका वर्ड लिमिट 20 to 30 वर्ड्स है। सेक्शन सी में 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इसका वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स है। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और ईच क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दैट इज और होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मास इन ग्राम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इतने एटम का मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और मोल निकल जाएगा तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास निकल जाएगा। और दूसरे तरीके से अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ऑक्सीजन एटम का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स दिया है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास एटम्स दिया है और एवोगैड्रो नंबर का भी यही वैल्यू होता है, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 मोल। ठीक है, अब मास निकालना है तो 1 मोल का मास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा ऑक्सीजन एटम का दैट इज 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 16 ग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटासियम। गिवन ने गिव होगा, गिव द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पोटासियम एटॉमिक नंबर 19 है और लास्ट इलेक्ट्रॉन का हमें वैल्यू बताना है। तो कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 आएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n, ये बताता है लास्ट ऑर्बिट, और लास्ट ऑर्बिट 4 है तो n की वैल्यू 4, n 4 है और s है तो s के लिए l 0 होगा, इसलिए m भी 0 होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो गया एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड अंडर। सारे नॉन मेटल कहाँ पे प्लेस्ड हैं, तो अगर हम लोग ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सारे नॉन मेटल P ब्लॉक में प्लेस्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, इसको ग्रुप 1 में या ग्रुप 17 में दोनों जगह रख सकते हैं, मतलब S ब्लॉक P ब्लॉक दोनों में रख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल हैं ऑल आर प्लेस्ड इन P ब्लॉक। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 बॉन्ड भी बनाना है, तो फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 6 बॉन्ड बना लेगा। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा और 6 बॉन्ड पेयर है विदाउट लोन पेयर सल्फर के पास, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। तो sp3d2 थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट अब डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं एक बच्चे का पेपर शेयर करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस का होगा, उस सब्सटेंस में टोटल जो एनर्जी है, जितने टाइप की एनर्जी हैं सारे टोटल एनर्जी का जो सम होगा दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग काइनेटिक, पोटेंशियल एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। और इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा भी था, डेल्टा इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज pH स्केल। तो pH स्केल इज ए स्केल यूज टू डिटरमाइन एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, और इसका फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू -log⁻10 हाइड्रोनियम आयन। इसे हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O7। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, 4 है तो 4 × +1, फॉस्फोरस का निकालना है 2 है तो 2x हो गया। ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 है तो 7 × -2 = 0, तो यहाँ से 2x हो गया 14 - 4, क्योंकि इधर -14 है उधर जाएगा तो +14, इधर +4 है इधर इस साइड आएगा तो -4, तो x की वैल्यू हो जाएगी ये 10, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइडेड बाय 2, तो 10/2 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 के बाद 8 है हमारे पास IUPAC नेम। तो इसमें देखो राइट से नंबरिंग करोगे तो थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, लेफ्ट से सेकंड पे आएगा तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे 3 4 5।
तो 5 कार्बन का चेन है तो पेंट 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, पेंट 2 इन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें से कौन सा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन है मल्टीपल बॉन्ड या रिंग होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है जो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन या रिंग का कार्बन है उसके साथ जो 2 एटम या ग्रुप है वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो जो प्रोपीन है, प्रोपीन में क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन ये है और ये है, इसके साथ हाइड्रोजन मिथाइल डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है इसलिए ये नहीं देगा। 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें तो डबल बॉन्ड या रिंग है ही नहीं तो ये तो देगा ही नहीं। 2 ब्यूटीन में देखो ब्यूटीन का मतलब है 4 कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड पे डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, डिफरेंट है इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। वाई आर अल्किन्स मोर रिएक्टिव इन नेचर? तो अल्किन्स हैव लेस स्टेबल बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड इसीलिए ये मोर रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई हेलोजन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है बच्चे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। तो हेलोजन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और हेलोजन का साइज जो है स्मॉलेस्ट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसी भी पीरियड में मैक्सिमम होगी। डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन? तो लॉ ऑफ मास एक्शन डिफाइन करना है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। तो लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट इन ए केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रेट at which substance reacts is directly proportional to its active mass, and rate of chemical reaction is directly proportional to product of active mass raised to the power of their stoichiometric coefficient of reactant। और यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो जो प्रोडक्ट वाला टर्म है वो ऊपर चला जाता है, रिएक्टेंट वाला नीचे आ जाता है, और ये हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन करके। तो 2 मार्क्स में है तो इतना सफिशियंट रहेगा, ज़्यादा डिराइव करने की इसमें ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। क्रोमियम का निकालना है, पोटासियम का +1 होता है, 2 है तो +2 हो गया, क्रोमियम 2 है तो 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 है तो -14 इक्वल्स टू 0, तो 2x - 12 0 हो गया, 2x इक्वल्स टू +12, x इक्वल्स टू +6, ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। नेक्स्ट है बैलेंस दी फॉलोइंग रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये Fe2+ है, Cr2O7 2- प्लस Fe2+ गिव्स Cr3+ Fe3+ प्लस वाटर। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है, तो पहले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है वो अलग कर लेते हैं। क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे +3 है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। आयरन का +2 से +3 है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया Cr2O7 2- से Cr3+, आयरन का Fe2+ से Fe3+। तो पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ क्रोमियम 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन दोनों साइड सेम है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्रोमियम का देखो +6 है तो 2 क्रोमियम का +12, यहाँ क्रोमियम का +3 है तो 2 का +6, +12 से +6 कब जाएगा जब ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। यहाँ +2 से +3 जा रहा है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, नीचे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, इधर राइट साइड ऑक्सीजन नहीं है तो 7 वाटर ऐड कर दिया, यहाँ 14 हाइड्रोजन हो गया तो इस साइड 14H+ ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट ऊपर वाले रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, फिर दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट आर कार्ब एनायंस? कार्ब एनायंस क्या होते हैं, हाउ आर दे क्लासिफाइड, गिव देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो कार्ब एनायंस जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, स्पीसीज है विच आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड हैव नेगेटिव साइन, और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। दीज आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन,
ए बी है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लिया बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, बी पे माइनस ए पे प्लस। अब बी में अगर निगेटिव चार्ज कार्बन पे होगा तो उसे कार्बन आयन बोलेंगे। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 टाइप्स की होगी और टर्सरी की स्टेबिलिटी एनायन में सबसे कम होगी क्योंकि निगेटिव चार्ज को प्लस आई इफेक्ट जो है डीस्टेबलाइज करेगा। तो जिसमें जितना प्लस आई ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होगा? फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच ईच स्पीसीज गेट्स देयर ओन इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स सेपरेटेड इज नोन एज होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। जैसे क्लोरीन, अब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन को हाफ एरो से दिखाना, ये पूरा एरो इसमें नहीं दिखाते हैं, ये हाफ एरो दिखाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले गया, दूसरा ये ले गया, तो दोनों फ्री रेडिकल बनेंगे। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा वो दोनों से एड पेयर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा, तो Cl माइनस और CH3 पे प्लस चार्ज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एन अकाउंट फॉर कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें इतना डिफाइन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो नेम लिख देंगे और रिएक्शन दे देंगे। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बच्चे ने देखो एक्सप्लेन भी कर दिया तो अच्छी बात है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? जो हमारा रिएजेंट है उसके एटम और ग्रुप सबस्ट्रेट के एटम और ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे। तो CH3Cl का रिएक्शन एक्वस की वजह से किया, CH3OH प्लस के Cl। तो ये देखो OH इस Cl को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड ब्रेक करके सब्सटेंस ऐड हो जाएगा। जो हाइड्रोजन के 2 एटम है पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऐड हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, एटम और ग्रुप एलिमिनेट होके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेट होके अल्कीन बनाएगा। इसके साथ KCl प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट बनेंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक तरह का आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। जो एटम और ग्रुप है वो रीअरेंज होके दूसरे आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है, नेम द डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स टू प्यूरिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के टेक्निक्स के नेम लिखने हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में एक होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। दूसरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी और असेंडिंग और डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। और तीसरा होता है गैस क्रोमेटोग्राफी। बच्चे ने डायग्राम बना के भी बता दिया, वैसे 2 मार्क्स में सिर्फ इसका नेम लिखना था। नेक्स्ट है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड उर्ज रिएक्शन, इस पर शॉर्ट नोट। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग बेंजीन का रिएक्शन हेलो अल्केन के साथ करते हैं लुईस एसिड के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो जो ये अल्काइल है बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बनाएगा? अल्काइल बेंजीन, और यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बनाएगा। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है? जो हेलो अल्केन है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनाता है, ठीक है। इससे हम लोग मीथेन का भी नहीं बना सकते हैं उर्ज रिएक्शन से। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट मार्कोनिकोव रूल्स एंड एक्सप्लेन इट बाय एडिशन ऑफ HBr to propene। मार्कोनिकोव रूल स्टेट्स दैट व्हेन हेलो अल्केन नहीं, व्हेन HX, ठीक है, हेलो अल्केन नहीं ऐड होता है इसमें, हेलो अल्केन बनाते हैं। व्हेन HX इज एडेड टू अल्कीन इट्स नेगेटिव, मतलब एडेंडम जो ऐड हो रहा है उसका नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम इज एडेड टू द कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कौन से कार्बन? ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। वाइल द पॉजिटिव पार्ट गोज टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। जैसे देखो प्रोपीन है, 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसमें निगेटिव पार्ट Br माइनस, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे अटैच होगा और हाइड्रोजन दूसरे पे, तो यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ Br आया, यहाँ H आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 1.3375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड was reduced by heating a current of hydrogen. The weight of copper remained 1.098 gram. In other experiment, 1.179 copper was dissolved in HNO3 and resulting copper nitrate converted into copper oxide by ignition. The weight of copper oxide कितना है? 1.476. So these are illustrate the law of constant proportion. तो फर्स्ट कॉपर ऑक्साइड दिया है 1.3375 ग्राम, हाइड्रोजन के साथ कॉपर बनाया 1.098 ग्राम, ठीक है।
दूसरे में क्या, अब इसमें देखो कॉपर बना 1.098 ग्राम, तो कॉपर का मास पता चल गया, तो परसेंटेज कॉपर कितना आएगा 1.098 अपन टोटल मास इंटू 100, 82%। तो ऑक्सीजन कितना होगा कॉपर ऑक्साइड में, 82 कॉपर है तो ऑक्सीजन 18%। अब जो नेक्स्ट है उसमें कॉपर का मास इन्होंने गलत लिख लिया, कॉपर का मास जो दिया हुआ था ये दिया हुआ था 1.098 ग्राम, ये है 1.098 ग्राम कॉपर। HNO3 से रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट फिर हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है जिसका मास है 1.476 ग्राम। ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें, परसेंटेज कॉपर का निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, जो कॉपर का मास है 1.098 डिवाइडेड बाय कॉपर ऑक्साइड का मास 1.476 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो 80% के अप्रोक्स आता है, मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 20%। तो देखो 82 और 80 ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, दोनों केस में जो हमारा कॉपर का परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सेम आया। तो यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड को किसी भी प्रोसेस से बनाया जाए उसके एलिमेंट का जो कंपोजिशन होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग विथ एग्जांपल। एवोगाड्रो नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम। तो एवोगाड्रोज नंबर क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस। इसकी वैल्यू 6.022 10⁻23 पर मोल होता है, एक मोल में इतने नंबर होते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास होता है। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम के टर्म में कैसे होगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, एट STP इन लीटर, तो 22.4 से उसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट जो है वो स्टेशनरी पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये जनरली सर्कुलर शेप में हम लोग कंसीडर करते हैं। इसका शेप डिफरेंट होगा, अगर S है तो स्फेरिकल होगा, अगर P है तो डम्बेल होगा, D है तो डबल डम्बेल होगा। ठीक है। ये जो है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होगा। इसमें डिपेंड करेगा एक ऑर्बिटल में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको रिप्रेजेंट KLMN या 1 2 3 4 से करते हैं, इसे SPDF से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost cell of an isolated gaseous atom। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम में है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के Na+ बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बोला आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। तो बेरिलियम जो है बच्चे, बेरिलियम का जो लास्ट ऑर्बिट होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, 1s2 2s2 होता है। ऐसा देखो कम्प्लीटली फिल्ड है। लेकिन जो बोरोन है 1s2 2s2 2p1 होता है, p में एक इलेक्ट्रॉन है, नाइदर हाफ नॉर फिल्ड। जो फुल फिल्ड सबसेल है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू बोरोन। ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। सिमिलर रीजन है, नाइट्रोजन 2p3 है तो ये हाफ फिल्ड है, ऑक्सीजन में 4 है, नाइदर हाफ नॉर फुल। तो नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है हाफ फिल्ड होने के कारण, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसने मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना दिया है, तो ठीक है हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब जो है ऑक्सीजन में P में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने क्या बताया था इसके लिए, जब 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए 1 2 2 1 बोला था, वो पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1। तो पहले सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन 2s2 के बाद सिग्मा 2pz2 आएगा, ये मिस्टेक कर दिया बच्चे ने,
पहले सिग्मा 2pz आएगा, फिर ये आएगा 1 to 2 1, पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px2, पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। ये जो सिग्मा 2pz है ये पहले आ जाएगा, सिग्मा 2pz2। ठीक है। टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, NB-NA/2। NB होता है जिसपे स्टार नहीं है, Na जिसमें स्टार है, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF एंड NH3 मॉलिक्यूल। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ डाइपोल बॉन्ड, इट इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेंस एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कौन सा होगा, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम का दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे HF का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे के H के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब HF में देख लो, और ये 2 तरह के हैं, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। इंटरमॉलिकुलर डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगा, इंटरमॉलिकुलर डिफरेंट मॉलिक्यूलर में, और इंट्रामॉलिकुलर सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम में। अब HF में हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से दिखाओगे, NH3 में इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 50 ml 0.001 नॉर्मल HCl और 10 ml 0.01 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्स टुगेदर, कैलकुलेट pH ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अब pH निकालना है, दोनों एसिड है इसलिए रिएक्शन तो करेगा नहीं, कंसनट्रेशन ऑफ H+ ऐड हो जाएगा। HCl का वॉल्यूम 50 ml है, सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम 10 ml है। HCl की नॉर्मेलिटी 0.001 नॉर्मल, सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी 0.01 मोलर। अब क्या करेंगे बच्चे, दोनों को मिक्स करना है, तो एक फार्मूला भी वैसे होता है मिक्स करने के लिए, तो इसमें मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ अलग से। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ आगे। एक तो तरीका है फार्मूला से, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। पहले नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तो मोलरिटी निकाल लेंगे। HCl का मोलरिटी क्या होगा, मोलरिटी M लिखता हूँ शॉर्ट में ऑफ HCl, तो नॉर्मेलिटी अपॉन N फैक्टर 0.001, N फैक्टर HCl का 1 होगा तो 0.001 मोलर। मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय N फैक्टर 2 है तो 0.005 मोलर। ठीक है। अब दोनों के मोल निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ मैं, तो मोलरिटी 0.001 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे मोल के बदले मिली मोल्स मान लो, लिख ही देता हूँ, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ HCl का मिली मोल्स निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ml में 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने आ जाएंगे 50, एक जीरो और लगाएंगे 0.05 मिली मोल आ गया। सिमिलरली मिली मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाल लो, तो सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी आई 0.005 इंटू वॉल्यूम है 10 ml, तो ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको भी तो 0.05, दोनों के मिली मोल्स आ गए। अब HCl से कितने H+ आएंगे, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ H+ क्या हो जाएंगे, HCl में एक ही H है तो जितना HCl है उतना H+ आ जाएगा। H2SO4 में 2 H है तो 0.05 का डबल आ जाएगा, 2 इंटू 0.05, तो ये कितना हो गया 0.1 और ये हो गया 0.05, तो 0.15 मिली मोल्स निकल गए। अब यहाँ से हम लोग कंसनट्रेशन ऑफ H+ निकाल सकते हैं, तो 0.15 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल कितना है 50 + 10 60, तो ये मोलरिटी आ गया। तो देखो इसका मोलरिटी कितना आया था, कंसनट्रेशन ऑफ H+ 0.0025। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो देखो कितना आता है, 15 है, अगर इसको लिखे बाय 60 तो नीचे 100 करना पड़ेगा, 15 चौके 60, तो 1/4 हो गया 0.25 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.0025 मोलर यही आ रहा है, इसका भी यही आया था। तो सेम इस तरह से हम लोग इसको निकाल के फिर pH - log base 10 कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर
आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग इसे। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी, एक्सप्लेन इट्स क्राइटेरिया एंड गिव्स फ्री एनर्जी। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब है जो प्रोसेस अपने आप होगा, द प्रोसेस विच अकर्स ऑन इट्स ओन, जो अपने आप होगा उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। और इस प्रोसीजर को, इस फेनोमेना का हम लोग स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। इसकी क्राइटेरिया है इंथैल्पी जो है निगेटिव होना चाहिए, इंथैल्पी का चेंज, एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये दोनों जो है सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है। इसे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में निकालते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से। डेल्टा जी लेस देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस होगा, ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इक्वल टू जीरो में प्रोसेस हमारा इक्विलिब्रियम पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है एन अल्किन ऑन ओजोनलाइसिस गिव मिथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन। क्या क्या दे रहा है हमारे पास, मिथेनॉल दे रहा है एंड पेंटेन 3 ओन दे रहा है। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ अल्कीन, व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4। ठीक है, तो मान लिया अल्कीन एक्स है, इसके ओजोनोलाइसिस से मिथेनॉल बन रहा है CH2O, इसी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो HCHCOH। तो दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ है तो CH2O, क्योंकि मिथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देगा, मिथेनॉल होगा ये। ठीक है, और दूसरा क्या बना रहा है हमारा पेंटेन 3 ओन, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन थर्ड पे ओन है। तो एक्स क्या होगा बच्चे, हमने बताया था जब हम लोग अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड O लगाते हैं। तो ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट हमें दिया है तो अल्कीन क्या होगा, डबल बॉन्ड O को हटा दो, दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से ऐड कर दो। तो इसके साथ देखो CH2 CH3 है कार्बन के साथ, इसके साथ CH2 लगा दो डबल बॉन्ड से, और ये जो इथाइल है इसको नीचे रख दिया, तो ये हमारा अल्कीन हो जाएगा। इसका IUPAC नेम IUPAC नेम इधर से करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड नज़दीक है, 2 3 4 इधर भी आ रहा है, 3 4 इधर भी आ रहा है, दोनों साइड कर सकते थे। तो 2 पे हमारा इथाइल आ गया, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। अब KMnO4 हॉट से ट्रीट करेंगे तो डबल बॉन्ड टूट के क्या दे देगा, कार्बोक्जिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्जिलिक एसिड बनने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, ये हमारा जो है अल्कीन, ये यहाँ पे एक अल्काइल भी है, तो इसीलिए पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। कीटोन इज फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्जिलिक एसिड। पहले ये कीटोन बना लेगा, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, ये कीटोन बनेगा और ये फॉर्मिक एसिड बनेगा। और फॉर्मिक एसिड भी फर्दर ऑक्सीडाइज होता है CO2 एंड वाटर में, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो बच्चे ने सॉल्व किया पहले हम लोग वही देख लेते हैं। ए पार्ट वाला मतलब ये नीचे वाला क्या, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 1000 ग्राम रॉकेट मूविंग विथ ए वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर। एच की वैल्यू दिया है, तो मास 1000 kg दिया है, वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं ऐसा यूनिट में। तो 300 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करो नीचे। तो ये दोनों जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब जो है हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ए पार्ट, वेवलेंथ, ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लेमडा निकाल लेंगे, लेमडा इक्वल्स टू H/mv। तो H की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 6.625 दिया है, वही यूज करेंगे, इनटू वेलोसिटी H ये हो गया अपॉन mv, मास ये दिया हुआ है, और वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दिया है 83 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा लेमडा का। बी पार्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड रूल क्या बोलता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी states that electron filling will not take place in orbital of same energy until all the available orbital of a given subcell contain one electron each with parallel spin। जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाएगा तब तक उसकी पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल से नाइट्रोजन देखो 1s2 है, 2 है, P में 3 है, तो पहले एक एक करके जाएगा पैरेलल स्पिन में, उसके बाद बचता तो पेयरिंग होता है, नहीं बचा है तो पेयरिंग नहीं होगा। अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, द रीजन बिहाइंड द रूल इज रिलेटेड टू रिपल्सन बिटवीन आइडेंटिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, क्योंकि सेम ऑर्बिटल में सेम इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो रिपल्सन होगा, इसीलिए इस रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन वाला आगे देखते हैं। 2 में भी इन्होंने न्यूमेरिकल वाला किया है, नीचे वाला पार्ट
pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन दिया है और इसका pH निकालना है और पूछा है एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। तो H+ का कंसंट्रेशन दिया है 3 × 10⁻⁵ मोलर, तो pH होगा -log⁻10 H+ आयन। अब यहाँ से log m × n log m - log n सॉल्व करके pH निकाल लिया, pH <7 है इसीलिए सॉल्यूशन एसिडिक होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज बफर, नेम द टाइप्स ऑफ बफर। बफर क्या होता है? बफर सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बेस और वाटर इज एडेड। बफर दो टाइप के होते हैं, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। सिंपल बफर वो होता है जो वीक एसिड और वीक बेसिस के सॉल्ट से बना होता है, जैसे एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जो सॉल्ट बनेगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा सिंपल बफर। एसिडिक बफर होगा वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट होगा, इसका जो मिक्सचर होगा वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इस दोनों का मिक्सचर एसिडिक बफर। बेसिक बफर होगा वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। थर्ड जो है जेल्डाल्स मेथड, थ्योरेटिकल है। जेल्डाल्स मेथड पूरा थ्योरी बताओगे, डायग्राम बताओगे और जो ये एक्सप्लेनेशन है, कैलकुलेशन है, ये बताओगे। तो इस तरह से इसे एक्सप्लेन करेंगे जेल्डाल्स मेथड को। ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चंस जो कि और वाले हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या बच गया इसका, व्हाट इज मीन्ट बाय डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल इन मोशन, एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन। तो इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूरा एक्सप्लेन करना है और इसका डेरिवेशन करके बताना है λ = h/mv। ठीक है। अब इसके बाद लाइट के केस में अगर पूछेगा, ये पार्टिकल के लिए हो गया, लाइट के लिए λ = h/mc ही लिखना था, ये इन्होंने बता दिया लाइट के केस में। फिर वो फॉर्मूला भी बताना है, λ = h/mc आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नेक्स्ट सेकंड किया इन्होंने, स्टेट एंड एक्सप्लेन ली चैटेलियर प्रिंसिपल which factors can alter equilibrium state। तो according to Lee Chatelier principle, when reaction in equilibrium subjected to change in concentration, temperature, pressure, volume etc. causing some states, मतलब जो रिएक्शन कोसेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिफरेंट हो जाएगा, then the reaction proceed spontaneously in a direction so as to minimize the stress। जो चेंज होगा उसको ख़त्म करने के लिए किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा, कैसे होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रेशर एंड वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स कम होगा, और वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा। उसी तरह टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा ΔH की वैल्यू पे। ΔH नेगेटिव होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट कांस्टेंट घट जाएगा और टेम्परेचर घटाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है। कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन, कोई कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट को कोई इफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट ओनली इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड में था व्हाट इज रेजोनेंस, एक्सप्लेन रेजोनेंस इफेक्ट विथ एप्लीकेशन। तो पहले रेजोनेंस का डेफिनेशन देना है। इट इज डिफाइंड एज फेनोमेना इन विच 2 or more substance having identical position of atom can be written by delocalization of pi bond or lone pair electrons and the structure are called resonating structure। और इस प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बेंजीन। ठीक है। इसके दो कंडीशन है, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेशन होना चाहिए। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस के कारण जो इफेक्ट होता है इसे हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, +m और -m। +m इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, -m इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। इसका एग्जांपल हो गया। अब इसके इफेक्ट, इससे हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं।